हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाई गोपाल देव में। आज एक और हम टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना, और फिर आगे पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति पर और किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना क्या होती है। तो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है वो विद्युत द्विध्रुव के कारण बात हो रही है। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, और विद्युत द्विध्रुव का निर्माण आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो। यानी दो आवेश मान लेते हैं, यहाँ पे ए बिंदु पर नेगेटिव चार्ज है और अल्प दूरी पर हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, वो बी बिंदु पर है। और जब इनका केंद्र ओ है, ये डिस्टेंस ए और ए, तो टोटल डिस्टेंस होगी वो 2a होगी। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव का निर्माण। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अल्प दूरी पर रखे जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण होगा। यहां पे अक्षीय स्थिति की बात हो रही है, और अक्षीय स्थिति की बात हो रही है, इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव के ही आगे अक्ष पर एक बिंदु है, और उस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी इनसे r दूरी पर, और डिस्टेंस हमेशा केंद्र से होगी, तो ये r दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर हमें क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों? इस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति पर। तो ये एंगल बनेगा, वो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा विद्यार्थियों। तो ये तो हो गया विद्युत द्विध्रुव का निर्माण, और साथ ही अक्षीय स्थिति के लिए। अब हम आगे डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि ए से पी तक डिस्टेंस क्या होगी, बी से पी तक डिस्टेंस क्या होगी। ये इसी प्रकार जो डेरिवेशन है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, और फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने ज्ञात की थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर। इसी प्रकार क्या ज्ञात कर रहे हैं? अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां से अब डिस्टेंस होगी वो ए से पी तक, वो क्या होगी? जहां AP है वो AP डिस्टेंस होगी, ए स्मॉल ए और R इसमें ऐड होगा, यानी R+A। यानी नेगेटिव चार्ज से बिंदु P की डिस्टेंस क्या होगी? R+A, और बिंदु B से क्या होगी? और वो होगी BP, और वो डिस्टेंस क्या होगी? R में से A को कैंसिल आउट करोगे, यानी R-A। ये प्राप्त हो गई, ये दोनों दूरियां प्राप्त हो गई। यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश बिंदु P से कितने डिस्टेंस पर हैं। और आप यहाँ पे भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि अक्षीय स्थिति को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो होता है अनुदैर्ध्य स्थिति। अब हम बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना विभव होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण कुल विभव कितना होगा वो लिखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा? V1 इजिकल टू क्या होगा? K, और यहाँ पे प्लस क्यू है तो आवेश की प्रकृति भी लेना पड़ेगा, तो KQ अपॉन डिस्टेंस क्या है प्लस क्यू आवेश की? BP। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? BP। तो ये फॉर्मूला कहाँ से प्राप्त हुआ? KQ अपॉन R। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, यानी V इजिकल टू क्या होता है? KQ अपॉन R। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला है, और पहले ज्ञात भी किया। और अब यहां पे डिस्टेंस रखेंगे तो क्या होगी? BP डिस्टेंस आप देख सकते हैं, और वो BP डिस्टेंस है R-A। और ये हमें क्या प्राप्त हुई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त हो गई। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा, उनको भी ज्ञात करते हैं। यानी माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव
माइनस क्यू आवेश के कारण होगा तो V2 इजिकल टू क्या होगा, माइनस के क्यू, क्योंकि यहाँ पे आवेश की प्रकृति को ही लेना है, अदिश राशि है विद्युत विभव, इसीलिए यहाँ पे प्रकृति को लेते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिमाण के रूप में आवेश को लिया जाता है, यानी हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और अपॉन में डिस्टेंस होगी वो होगी AP, और AP की वैल्यू क्या है, AP की वैल्यू है, यहाँ से देख सकते हैं AP की वैल्यू है वो है R प्लस A। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, R प्लस A। तो ये हमें प्राप्त होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव वो प्राप्त होगा V1 प्लस V2। यहां पे प्लस क्यों हो रहा है विद्यार्थियों, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो इसका केवल और केवल क्या होगा, योग होगा। तो यहां से समीकरण इनको आप क्या दे सकते हैं, इनको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमें परिणामी विद्युत विभव प्राप्त होगा। समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, और रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, V अक्षीय इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, V1, और V1 की वैल्यू क्या है विद्यार्थियों, KQ अपॉन R माइनस A, यानी KQ अपॉन R माइनस A। और फिर यहां से V2 की वैल्यू क्या है, यहां पर प्लस है लेकिन ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी पहले यहां पे लिख लेते हैं प्लस माइनस KQ अपॉन R प्लस A, ये हो जाएगा KQ अपॉन R माइनस A, प्लस और माइनस का गुणा माइनस KQ अपॉन R प्लस A। दोनों में कॉमन आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है KQ, तो यहां प्राप्त होगा 1 अपॉन R माइनस A और माइनस 1 अपॉन R प्लस A। जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होगा, यानी इनका इनसे गुणा होगा, वज्र गुणनखंड करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इनका इनके साथ में गुणा तो R प्लस A, फिर इनका इनके साथ में गुणा 1 का, तो वो हो जाएगा माइनस R माइनस A, और अपॉन में इन दोनों का गुणा तो R प्लस A R माइनस A। अब इनको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, अब इनका सॉल्यूशन आगे वो होगा V इजिकल टू क्या होगा विद्यार्थियों, KQ, और जब ये नेगेटिव चिन्ह को हटाएंगे या कोष्ठक खोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, R प्लस A माइनस R और वापस प्लस A, क्योंकि इनका इनसे गुणा होगा तो माइनस, फिर इनका इनसे गुणा होगा तो वापस प्लस बन जाएगा, और अपॉन में एक इक्वेशन लग रही है प्लस और माइनस की, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R से R कैंसिल आउट, तो V इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, वो होगा KQ, A और A कितना बन जाएगा 2A अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहां से आप क्या देख सकते हैं कि ये 2A और Q विद्युत द्विध्रुव बनता है, यानी और हेडिंग भी हमारी क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, यानी विद्युत द्विध्रुव आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा, यानी P इक्वल टू क्या होता है 2A और Q, तो इनको आप P लिख सकते हैं, तो V इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर,
लेकिन यहां से आगे आप और क्या कह सकते हैं कि यदि r इज ग्रेटर देन a, यानी r यहां से आप क्या देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस यदि बहुत ज्यादा है, किसकी तुलना में, इस a की तुलना में ये डिस्टेंस बहुत कम है, या फिर ये डिस्टेंस, तो फिर उस कंडीशन में क्या प्राप्त होगा? उस कंडीशन में a क्या मानोगे? नगण्य मानोगे, यानी लगभग 0 मानोगे। तो v इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा kp अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये पद क्या बन गया? 0। तो ये हमें जो फाइनली फॉर्मूला प्राप्त हुआ v इक्वल टू kp अपॉन आर स्क्वायर, वो है अक्षीय स्थिति का। किसका है विद्यार्थियों? अक्षीय स्थिति का। तो अक्षीय स्थिति का यानी बिंदु P पर हमें, इस बिंदु P पर हमें जो विद्युत विभव प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ ये kp अपॉन आर स्क्वायर, kp अपॉन आर स्क्वायर। अब हम एक और आगे टॉपिक कर रहे हैं, वो टॉपिक हमारा क्या होगा? निरक्षीय स्थिति पर। तो करते हैं स्टार्ट। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। निरक्षीय स्थिति को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है विषुवतीय स्थिति में, और इसको और भी कह सकते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ का मतलब विद्युत द्विध्रुव के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगा, उस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है विद्यार्थियों। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करना पड़ेगा। ये नेगेटिव चार्ज और ये इसका सेंटर O, ये A और A, और यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पे बिंदु A, ये B, A भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव का निर्माण। अब यहां पे बात हो रही है निरक्षीय स्थिति पर, और निरक्षीय स्थिति की कंडीशन में क्या होगा? ये सेंटर से R दूरी पर होगा कोई बिंदु, यहां पे P, R दूरी पर कोई बिंदु P होगा। यहां पे कोई बिंदु P है R डिस्टेंस पर। तो इस बिंदु P पर यहां पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है? विद्युत द्विध्रुव के साथ में एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब इनका मिलान करते हैं। P को किन से मिला लो? P को यहां पे मिला लीजिए पॉजिटिव चार्ज से, और इस स्थिति में नेगेटिव चार्ज से मिला दीजिए। तो हमें जो डिस्टेंस ज्ञात करनी है वो कौन कौन सी ज्ञात करनी है विद्यार्थियों? एक तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए और एक ये। तो यहां से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है ये वाला। तो समकोण त्रिभुज है, तो इस स्थिति में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर, यानी आप त्रिभुज कौन सा ले रहे हो? त्रिभुज POB से, त्रिभुज POB से, और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय होती हैं कर्ण स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहां पे कर्ण है वो क्या है? वो है BP। तो BP का स्क्वायर आधार होगा वो क्या होगा? आधार वो होगा A का स्क्वायर प्लस लंब होगा R, तो R का स्क्वायर। यानी हमें BP प्राप्त हुआ। वो क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों? वो स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा? रूट लगेगा, वो होगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहां से आप क्या देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और यहां से 90 डिग्री से यहां पे कोण बन रहा है, तो बिंदु P है ना, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से बराबर दूरी पर स्थित होगा। यानी जितना BP का मान है
उतना ही AP का मान होगा। यानी दोनों डिस्टेंस हमें प्राप्त हो गई, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, A² प्लस R²। तो ये भी कितना होगा, A² प्लस R²। चलो ये AP और BP दोनों डिस्टेंस प्राप्त हो गई। अब हमें बिंदु P पर हमें परिणामी विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर हमें परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव। तो वो क्या होगा, विनिरीक्ष्य इक्वल टू क्या होगा, वो प्राप्त होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश के कारण जितना विभव है वो, यानी V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। अब यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण कितना विभव होगा वो लिखेंगे, फिर यहां पे ऐड करेंगे इनको। यानी प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होगा, तो वो होगा V1 इजिकल टू, यानी इस आवेश के कारण कितना विभव होगा, तो वो होगा V1 इजिकल टू क्या होगा, K आवेश होगा वो पॉजिटिव है तो KQ अपॉन डिस्टेंस क्या है BP, यानी वो है रूट के अंदर A² प्लस R²। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। ये V1 यानी प्लस क्यू आवेश के कारण कितना विद्युत विभव है वो प्राप्त हुआ। अब उसके बाद में माइनस क्यू आवेश के कारण कुल कितना होगा, तो उसको भी ऐड करते हैं। यानी माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण होगा वो होगा V2 इजिकल टू क्या होगा, माइनस का KQ अपॉन डिस्टेंस AP, और AP डिस्टेंस भी सेम है, वो क्या है A² प्लस R²। ये हमें प्राप्त हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन हमें ये प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखना है। यानी समीकरण 1 में किसका मान रखना है, V1 और V2 का, ये दोनों मान उसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, V इजिकल टू प्राप्त होगा KQ अपॉन रूट के अंदर A² प्लस R² प्लस, और V2 कितना होगा, वो होगा माइनस का KQ अपॉन रूट के अंदर A² प्लस R²। यहां पे जो V ज्ञात होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों, V ज्ञात होगा वो होगा KQ अपॉन रूट के अंदर A² प्लस R² प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और वो होगा KQ अपॉन रूट के अंदर A² प्लस R²। ये इनसे कैंसिल आउट, यानी हमें फाइनली प्राप्त हुआ विनिरीक्ष्य, वो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, 0 वोल्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0 वोल्ट प्राप्त होगा। यानी आप यहां से क्या कह सकते हैं कि जितना विभव पॉजिटिव चार्ज का होगा बिंदु P पर, उतना ही नेगेटिव चार्ज के कारण होगा, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा। टोटल हमें जो विभव प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होगा। यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरीक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव हमेशा हमेशा क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। अब हम एक और डेरिवेशन कर रहे हैं, और वो कौन सा है, वो है
विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, यानी विद्युत द्विध्रुव के साथ में से कितने डिग्री का ही कोण बनाए, उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा उसकी गणना करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी डेरिवेशन है ये भी। विद्युत द्विध्रुव की बात आ गई तो विद्युत द्विध्रुव बना ही लेते हैं सबसे पहले। नेगेटिव चार्ज, अल्प डिस्टेंस ए और अल्प डिस्टेंस पर क्या है और एक पॉजिटिव चार्ज है, और यह हो गया इसका सेंटर। अब यहां पे यह तो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। किसी भी बिंदु पर हैं तो हम क्या मान रहे हैं, यहां पे विद्युत द्विध्रुव के साथ में जो कोण बना रहा है वो थीटा कोण बना रहा है, और यहां पे कोई बिंदु P है, उस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब यहां पे आप क्या देख सकते हैं कि बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, और यहां पे ये कोण बना रहा है वो थीटा कोण बना रहा है। यहां से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि विद्युत द्विध्रुव है ना आघूर्ण, उसकी डायरेक्शन क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या है, यानी माइनस से प्लस की ओर होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ गया है वो। तो यहां से उनकी दिशा होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी। किस दिशा में होगी विद्यार्थियों, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, और ये होगा P वेक्टर। यहां पे ये P पॉइंट नहीं है, यहां पे ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये। अब यहां से इस P वेक्टर के दो घटक प्राप्त होंगे, और वो कौन से प्राप्त होंगे देखो, क्योंकि ये थीटा कोण बन रहा है तो ये घटक होगा वो होगा P cos थीटा। कौन सा घटक, P cos थीटा घटक प्राप्त होगा, और उनका जो 90 डिग्री पर जो घटक होगा, 90 डिग्री पर जो घटक होगा वो घटक होगा P sin थीटा। कौन सा घटक होगा विद्यार्थियों, P sin थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये दोनों घटक एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। तो ये घटक हो गया इस बिंदु के लिए, ये घटक हो गया ऊर्ध्वाधर घटक, और इस बिंदु P के लिए P cos थीटा हो गया क्षैतिज घटक। ये तो हो गया क्षैतिज घटक, और ये घटक होगा वो होगा ऊर्ध्वाधर घटक। अब यहां पे बिंदु P पर तो हमें परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव, और वो परिणामी विभव कैसे प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा V इक्वल टू क्या होगा, V अक्ष और प्लस V निरक्ष, V अक्षीय प्लस V निरक्षीय पॉइंट पर। अब यहां से V अक्ष की वैल्यू और V निरक्ष की वैल्यू क्या होती है आपने अभी तो पढ़ा है। तो जो V अक्ष हैं उनका फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ था kp/r², लेकिन P की जगह P का कौन सा घटक, वो घटक होगा कॉस वाला, यानी P cos थीटा, और प्लस निरक्षीय स्थिति पर क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों, शून्य प्राप्त हुआ, यहां पे डायरेक्ट 0। तो हमें किसी भी बिंदु पर, जहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि r, थीटा एक बिंदु है, उस पर r, थीटा बिंदु है, उस पर विद्युत विभव, तो वो क्या होगा kp cos थीटा अपॉन r²। ये हमें फाइनली फॉर्मूला प्राप्त हुआ किसी भी बिंदु पर, एनी पॉइंट पर विद्युत विभव क्या होगा, kp cos थीटा अपॉन r²। अब यहां से विशेष स्थितियां क्या बनती हैं उनको भी समझते हैं।
यानी हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ v इजिकल टू क्या प्राप्त हुआ, KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। अब यहां पे विशेष स्थितियां क्या देखते हैं कि यदि अक्षीय स्थिति की बात की जाए, अभी डेरिवेशन किया वो अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति जिसको और अनुदैर्घ्य स्थिति से भी जाना जाता है, उस कंडीशन में थीटा क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। यानी विद्युत द्विध्रुव के साथ में 0 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यहां पे आप 0 रखोगे तो v क्या प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा KP cos 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वेयर। v इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा KP अपॉन आर स्क्वेयर, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होगी। यानी हमें जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ v इजिकल टू क्या प्राप्त हुआ, KP अपॉन आर स्क्वेयर, KP अपॉन आर स्क्वेयर, जो अक्षीय स्थिति पर हैं। अब हम इसी स्पेशल केस के अंदर जब एंगल 90 डिग्री रखें तो क्या होगा, यानी वो स्थिति कौन सी बनेगी, निरक्षीय स्थिति बनेगी विद्यार्थियों, निरक्षीय स्थिति, या जिसको विषुवतीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, वो स्थिति बनेगी। और उस कंडीशन में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री की कंडीशन में v इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, KP cos 90 डिग्री और अपॉन में आर स्क्वेयर, यानी v डायरेक्टली क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की वैल्यू सॉरी क्या होगी, cos 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। यानी निरक्षीय स्थिति पर 0 प्राप्त हो गया। और क्या स्थिति बन सकती है, और बन सकती है 180 डिग्री की, यानी 180 डिग्री की स्थिति बन सकती है। तो यदि थीटा इजिकल टू क्या है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, इसका मतलब v इजिकल टू प्राप्त होगा, वो होगा KP cos 180 डिग्री और अपॉन में आर स्क्वेयर, यानी v इजिकल टू प्राप्त होगा माइनस KP अपॉन आर स्क्वेयर, क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। माइनस प्राप्त हुआ, अब माइनस प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी, अब इसका मतलब होता है कि यहां पे जो आपने अक्षीय स्थिति पर याद किया ना, उसमें पॉजिटिव चार्ज बिंदु P के नजदीक था, उस कंडीशन पर यह फॉर्मूला प्राप्त होगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश का प्रभाव ज्यादा है, यानी विभव ज्यादा होगा। और नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बिंदु P के नजदीक, और या फिर आप कह सकते हैं कि P वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना वो विपरीत है, और इसमें क्या है, एक ही दिशा में है, इसमें विपरीत है तो नेगेटिव और एक ही दिशा में है तो पॉजिटिव, यानी विपरीत है, इसका मतलब क्या है, बिंदु P के नजदीक नेगेटिव चार्ज हैं, और नेगेटिव चार्ज है नजदीक तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। ये तीनों डेरिवेशन बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे हैं। अब हम आगे जो टॉपिक एक और करेंगे वो करेंगे समविभव पृष्ठ, यानी समविभव पृष्ठ क्या होता है उनको समझते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा पृष्ठ जिसका विभव समान है, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, वो ही समविभव पृष्ठ कहलाएगा। यानी इसकी परिभाषा क्या बनेगी, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, यहां पे भी आप क्या ले सकते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है
और पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होगी। यहां पर आप मान लेते हैं कोई समविभव पृष्ठ, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर ही पृष्ठ होगा। यहां पे आपने कोई पृष्ठ बना लिया ये, और यहां पे आप बिंदु ले रहे हो, ए बिंदु, इस पृष्ठ पर बी बिंदु, यहां पे सी बिंदु, डी बिंदु, चाहे कितने बिंदु लो, यानी बिंदु ए पर जितना विभव है, ए पर जितना विभव होगा उतना ही बी पर होगा, उतना ही सी पर, उतना ही डी पर, यानी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। यह हो गई इसकी परिभाषा। अब इसके क्या प्रॉपर्टी है, क्या इसके गुणधर्म है समविभव पृष्ठ के? छोटा क्वेश्चन बनता है यहां से। तो समविभव पृष्ठ के गुणधर्म है, पहला तो गुणधर्म यही, उसकी परिभाषा बन गई विद्यार्थियों, यानी विभव समान होता है, पृष्ठ के हर या प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक जैसा होता है, यानी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर शून्य का मतलब क्या हो विद्यार्थियों? क्योंकि विभवांतर की परिभाषा फर्स्ट भाग में आपने पढ़ी है। विभवांतर की परिभाषा होती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर को क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। तो यहां से भी आप क्या देख सकते हैं कि VA और VB का जो डिफरेंस होगा ना, वो क्या प्राप्त होगा? शून्य, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इनका डिफरेंस हमेशा क्या प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। जब दोनों वैल्यू समान है और उनका आप नेगेटिव करोगे यानी घटाओगे, विभव में अंतर को विभवांतर बोलोगे, घटाओगे तो फिर क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? शून्य। और विभवांतर शून्य है तो कार्य भी क्या होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि परिभाषा क्या होती है विभवांतर की या विभव की? आवेश को लाने में किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य, और कार्य बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। यानी विभवांतर जब शून्य है तो कार्य भी क्या होगा विद्यार्थियों? शून्य होगा। यानी इस बिंदु A से बिंदु B तक यदि आप आवेश को लेके जा रहे हो तो किया गया टोटल वर्क डन क्या प्राप्त होगा? शून्य जूल प्राप्त होगा। यह भी पॉइंट विशेष ध्यान देने योग्य है। यानी एकांक धनावेश को पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, यानी वर्क डन टोटल क्या होगा? शून्य प्राप्त होगा। अगला जो पॉइंट है वो है विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? लंबवत। जैसे आपने विद्युत बल रेखाओं की गुणधर्म पढ़े कि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। वो पृष्ठ हमेशा कोई भी चालक होगा वो हमेशा उसके पृष्ठ से लंबवत ही विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, यानी विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। मान लो ये समविभव पृष्ठ हैं और विद्युत बल रेखा आप खींच रहे हो तो ये पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाएगी और फिर आगे निर्गत होगी, यानी विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। मान लो कोई भी ठोस गोला है, उसके पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेगी, यानी लंबवत होती हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। मान लो ये एक समविभव पृष्ठ है और यहां पर बना लिया आपने दूसरा ऐसा समविभव पृष्ठ जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इस कटान बिंदु पर विद्युत विभव के अलग अलग मान प्राप्त होंगे, ऐसा संभव नहीं है। जैसे आपने विद्युत बल रेखाओं में पढ़ा कि दो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि काटेगी तो कटान बिंदु पर दो मान भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। एक ही बिंदु पर दो मान प्राप्त होना असंभव है। तो ये यहां पे बात हो गई कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट होता है समविभव पृष्ठ का। आगे हम और विद्युत विभवांतर और विद्युत जो प्रवणता है वो क्या होती हैं उसको भी अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय गोपाल देव के साथ। थैंक यू।